नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेज के 210 छात्रों को प्रदान की डिग्री। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश देश का पहला हरित राज्य बनने की ओर अग्रसर। कृषि, पशुपालन और ग्रामीण विकास को बजट में प्रमुखता देने के लिए कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, ट्रांसगिरि क्षेत्र को जनजातीय दर्जा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा मामला। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल विधानसभा के बजट चर्चा पर विपक्ष ने विकास के आंकड़ों और घोषणाओं पर सरकार को घेरा। बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर बजट के आंकड़ों के जरिए झूठ पेश कर लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट 8.3 संभावित होना दिखाया है, वह तथ्यों से परे है, जबकि हिमाचल की ग्रोथ रेट 6.2% है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार कोरोना काल में नुकसान और आर्थिक परेशानियों की बात करती रही है, लेकिन अब ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि ग्रोथ में इतनी बड़ी छलांग लगाई है। हिमाचल विधानसभा के बजट चर्चा पर विपक्ष ने विकास के आंकड़ों और घोषणाओं पर सरकार को घेरा। बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर बजट के आंकड़ों के जरिए झूठ पेश कर लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार के आगामी वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट 8.3 संभावित होना दिखाया है। उन्होंने कहा कि वो तथ्यों से परे हैं, जबकि हिमाचल की ग्रोथ रेट 6.2% थी। सरकार लगातार कोरोना काल में नुकसान और आर्थिक परेशानियों की बात करती रही, लेकिन अब ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि ग्रोथ में इतनी बड़ी छलांग लगाई है। इनिशिएट किया है और जो मुख्यमंत्री जी ने बजट का डॉक्यूमेंट पेश किया वो प्रदेश की बैंकरप्सी का डॉक्यूमेंट है, प्रदेश के दिवालियापन का डॉक्यूमेंट है, मिसमैनेजमेंट का डॉक्यूमेंट है, फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन का डॉक्यूमेंट है। और इसमें ना कोई इनोवेशन है, ना कोई विज़न है, ना कोई थॉट है, ना कोई सोच है। और ज़मीन खिसकती देखकर मुख्यमंत्री घबरा गए हैं, क्योंकि धरती खिसक रही है। और ये घबराहट का बजट है, ये चिंताओं से जुड़ा हुआ बजट है। और ये जो 4 चुनाव हारे थे उसके बाद का बजट है कि अब सत्ता छूटती हुई नज़र आ रही है, तो ये विदाई का बजट है। तो इसलिए जिस ढंग से इसको पेश करने की कोशिश की है और इसमें जो तथ्य हैं छुपाए गए हैं, आंकड़े छुपाए गए हैं, आंकड़ों की बाजीगरी की गई है। और देखो, सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार पिछले साल -6.2 की ग्रोथ थी उसकी, इस दफ़ा कह रहे हैं कि 8.3 एक्सपेक्टेड है, यानी कि 14.5 का क्वांटम जंप लगा के ये जो है वहाँ पे पहुँच गए, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इकॉनमी बन गई है। ऐसा क्या चमत्कार हो गया? कोई आपने देखा हो, प्रदेश के लोगों ने देखा हो कि कोई ऐसा जादू की छड़ी इनके हाथ में आ गई जो इन्होंने घुमा दी? और ये जो है सारा जो है 14% की जो इन्होंने दिखाई है, ये सब जो है झूठ है। हम पहले से कहते आ रहे हैं, अब हिमाचल प्रदेश की सरकार झूठ परोसने पे आ गई है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री को हर चीज की जल्दबाजी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में सबका ख्याल रखा है, लेकिन हर चीज में कमी ढूंढना विपक्ष की आदत बन चुकी है। ऐसे इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुकेश जी पता नहीं क्यों जल्दबाजी में है, और वो जल्दबाजी में वहां दिख रहे हैं, इस तरह से दिख रहे हैं कि अकेले को ही जल्दी लगी है। आज तक जितने भी आंकड़े इन्होंने दिए हैं, उन आंकड़ों पर अगर हम नजर मारें, कभी ये 80,000 का बोलते हैं, 80,000 करोड़ का लोन हो गया,
फैक्चुअल पोजीशन है कि 63,200 करोड़ रुपीस का लोन हुआ है। अपनी गवर्नमेंट में कांग्रेस ने 28,000 से ज्यादा का जो है 28,000 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया है पिछले 5 सालों में, जब सत्ता में थे ये लोग। और अब मतलब जो लोन लिया है उसके कंपैरिजन में हम बहुत कम हैं अभी भी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हम कहाँ मना कर रहे हैं लोन लेना। उन लोगों की नालायकी के वजह से आज हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था है। सरकार कोई भी हो, ABC कोई भी, सभी सरकारों को आने वाले समय में व्यवस्था को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए लोन लेना ही पड़ेगा, इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े वो गलत बोल करके जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। मुझे बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है उनकी स्पीच से। आज जो फैक्ट्स जो है उनको छुपाने की कोशिश की। हमने तो लिख करके दिया है एक एक चीज। अगर हमने गृहिणी सुविधा योजना शुरू की है तो उसको अंजाम तक पहुंचाया है। अगर हम 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया, उसको हमने अंजाम तक पहुंचाया है। अगर हमने कहा कि हिम केयर के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश का हर एक गरीब आदमी का इलाज करना, तो हमने उसको अंजाम तक पहुंचाया। किस बात को लेकर के वो झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं? एक भी बात सत्य जो हमने कही है, एक भी बात जो है, एक एक बात उसमें सत्य है, कोई भी उसमें झूठ नहीं है। इसलिए राजनीतिक मकसद बस यही बोले जा रहे हैं, जाने वाले हैं, आने, जैसे कि भैया जाने वाले के बाद वही आने वाले हैं। अभी मालूम नहीं उनकी ही पार्टी में क्या कौन आने वाला, क्या कौन होने वाले हैं, मालूम नहीं। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, हम कमिटमेंट के साथ पहले दिन से काम में लगे हैं और अंतिम दिन तक हम काम करेंगे। और आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो गुंजाइश नहीं होगा, आने वाले भी हम ही होंगे और जाने वाले वही होंगे। वहीं वन मंत्री राकेश पठानिया ने भी जयराम सरकार द्वारा पेश किए बजट को जनहितैषी करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का विशेष ख्याल रखा गया है। देखिए, मैं तो केवल ये 2 विभाग की बात नहीं करना चाहूंगा, मैं ओवरऑल बजट की बात करना चाहूंगा। ये एक बड़ा डिफरेंट सा बजट है और बड़ा एक पॉजिटिव बजट जिसको हम बोलते हैं। अब इसके ऊपर मैं जानना ही चाहूंगा कि मुकेश जी ने आज क्या बोला है और इसके ऊपर क्या क्या बातें हुई हैं, क्योंकि परसों मैंने भी बोलना है तो मैं उसमें अपनी बात रखूंगा। फिलहाल इस बजट ने हर सेक्शन को टच किया और जो ये बार बार हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं कि ये एक बंडल ऑफ लाइज है, ये झूठ का परिंदा है, चुनावी वर्ष का बजट है। बजट तो हर वर्ष आता है जी, चुनावी वर्ष में थोड़ा नहीं आता। जब हमने सरकार बनाई थी तो पहली कैबिनेट ने फैसला किया था कि 80 साल से उम्र कम करके 70 की। वो हुआ कि नहीं हुआ? 80 साल से कम हुआ कि नहीं हुआ? धरातल पे उतरा। 600 करोड़ के करीब ये खर्चा आया, लोगों को पैसे दिए गए, लोगों को पेंशन दी। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज हमने उसको 70 से 60 कर दिए। अगर अगले 2 महीने में वो पैसे नहीं मिलेंगे लोगों को तो क्या हम पब्लिक में जा पाएंगे? तो उसे बस केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि एक इस बजट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग को हाथ लगाने का प्रयास किया है। हर दुखी वर्ग को, जो छोटा वर्ग है, जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, उस अनप्रिविलेज्ड लोगों की इसमें पूरी ध्यान और पूरी कदर की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष यह मामला प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। शिमला में सिरमौर जिला के ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र और हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से यह मामला उठाएगी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के साथ लगते जौनसार क्षेत्र को पहले ही जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सिरमौर जिला के ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय दर्जा प्रदान करने का मामला एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष उठाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के साथ लगते जौनसार क्षेत्र को पहले ही जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया जा चुका है। वे सिरमौर जिला के ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय दर्जा देने का मामला एक बार दोबारा केंद्रीय गृह मंत्री से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे न केवल इस क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त एवं विशेष बजट का प्रावधान सुनिश्चित होगा, बल्कि क्षेत्र के लोगों की चिरलंबित मांग भी पूरी होगी। देखिए, हाटी समुदाय की एक बहुत लंबे समय से मांग है कि उनको ट्राइबल का दर्जा मिले और हमारी सरकार ने पहले भी प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए हैं। मैं पहले भी गृह मंत्री से मिला हूं, मैंने गृह मंत्री जी को लिखा भी है पहले, और अभी हाल ही में इस सारे विषय को और भी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में हाटी समुदाय की एक जो है वो एक
जनरल एक मीटिंग हुई थी, कुंबली जिसको बोलते हैं महाकुंबली, वो उनने आयोजित की थी। उसके मुताबिक उन लोगों ने अपने इश्यूज़ को लेकर के वहाँ पर अपनी बात की है। आज मुझसे मिलने आए थे। तो हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो रिपोर्ट हमको जो है RGI को भेजनी थी, तो वो हमने पॉजिटिव बना करके भेजी है। और ऐसे में हम कोशिश कर रहे हैं गृह मंत्रालय के साथ और गृह मंत्री जी के साथ बात करने की कि हम इस कम्युनिटी को, इस एरिया के जो जिसमें हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र मुख्य तौर से सिरमौर जिले के आते हैं, तो उनको इस दर्जे को देने में सफल होगा। हमें भी इस बात की खुशी होगी। और वहाँ बात भी सच्ची है कि एक भाई उनका जो है वो ट्राइबल में है, दूसरा भाई ट्राइबल में नहीं है, क्योंकि जो जौनसार के एरिया में लोग बस गए तो वो ट्राइबल का दर्जा मिल गया। तो ऐसे में उनकी एक बात इस प्रकार की जो है वो जायज़ है, उसको हम पूरा सहयोग और समर्थन देंगे। सांसद एवं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, विधायक रीना कश्यप, हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुभाषिण पांडा और हाटी क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधि भी इस अवसर पर मौजूद रहे। देखिए, आज हमारा माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से जो ट्रांसगिरी का हमारा हाटी समुदाय का डेलीगेशन है वह मिला और बहुत ही सकारात्मक उसमें माहौल में बैठक हुई। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, MP सुरेश कश्यप जी, श्री बलदेव सिंह तोमर जी, सुखराम चौधरी जी, पछाद की विधायक रीना कश्यप जी, ये तमाम ट्रांसगिरी के लोग इस बैठक में शामिल थे। और हमारा जो हाटी समुदाय के हाटी समिति और सिरमौर हाटी विकास मंच के प्रतिनिधि है वे भी इस बैठक में शामिल रहे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की, जो हमारी गिरिपार का सिरमौर जिला का जो गिरिपार क्षेत्र है उसकी एक चिरकालिक मांग है, उस क्षेत्र को जनजातीय घोषित किया जाए और वहाँ पे बसने वाला हाटी समुदाय है उसको जनजातीय घोषित किया जाए। तमाम हमारी जो रिपोर्ट्स है, चाहे रिसर्च रिपोर्ट्स है, चाहे लोकुर कमेटी के पैरामीटर है, चाहे ST कमीशन आयोग की रिपोर्ट है, चाहे कन्हैया लाल की रिपोर्ट है, चाहे BC गुप्ता की रिपोर्ट है, चाहे अभी लेटेस्ट 2018 में राज्य सरकार ने एक इथेनोग्राफिक स्टडी ऑफ द हाटी कम्युनिटी पे रिसर्च किया, वे भी सब हमारे फेवर में है। और हमने कहा कि आप भारत सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाएं और शीघ्र ही हिमाचल का जो ये प्रमुख मुद्दा है उसको हल करें, ताकि गिरिपार के 3 लाख लोगों को हक मिल सके। कि अभी हमने इसको आगे पोस्टपोन किया है। अब जब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि 11 तारीख को दिल्ली में हम बातचीत करेंगे इस मुद्दे के लिए और चाहेंगे कि ये मुद्दा शीघ्र ही हल हो, तो हम सभी ने निर्णय लिया कि इसको आगे हमारा जो आंदोलन की रूपरेखा है वो गांव-गांव, पंचायत पर महाकुंबलियों के द्वारा चलती रहेगी। आंदोलन हमारा नहीं रुकेगा, आंदोलन और वार्ता साथ साथ चलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे हालातों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि अगले 2-3 दिन में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 309 छात्रों को वापस लाया जा चुका है, लेकिन अभी भी 109 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब खार्किव से भी छात्रों का निकलना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और छात्रों और उनके अभिभावकों से संपर्क में है। एक तो मैंने हाउस में आज स्टेटमेंट दे दी है इस बारे में डिटेल में। 309 स्टूडेंट्स जो है वो जिनको हम वापस ले करके आ चुके हैं, लेकिन अभी भी यूक्रेन में 149 जो हमारी सूचना है उसके मुताबिक 149 बच्चे अभी तक भी वहाँ पर हैं। और दूसरा, मैंने इस बात का भी मैं जिक्र किया है कि अभी कुछ बच्चे खार्किव में भी हैं और केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से प्रयास कर रही है कि जो बच्चे वहाँ हैं वो सुरक्षित हों और सुरक्षित वहाँ से निकल करके भारत पहुँच जाए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले 2 दिनों से जो ऑपरेशन गंगा यानी कि भारत वापस लाने के लिए उन लोगों को जो वहाँ फंसे हुए हैं जो प्रयास हुए हैं, वो उसमें बहुत बड़ा जो है वो जोर और पूरी ताकत के साथ जो है सरकार कर रही है कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई है। नंबर ऑफ फ्लाइट्स के साथ साथ में वहाँ से बच्चों को निकालने के लिए भी जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी हमारे हिमाचल के सभी बच्चे वापस अपने घर पहुँच पाएंगे। दूसरी बात, जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि भाई क्यों ये बच्चे जाते हैं, और बच्चे वहाँ
ज़्यादा बच्चे जितने भी वहाँ पर जो गए हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो, और मेडिकल डिपार्टमेंट में वहाँ पर MBBS की वहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और वहाँ बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जिनका अच्छा एक नाम है ऐसा बताते हैं, तो उस दृष्टि से वहाँ पर लोग भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। तो जो भी बच्चे वहाँ पर हैं उनको सुरक्षित पहुँचाना आज की तारीख में ये हमारे लिए ज़्यादा महत्व का विषय है। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के आने वाले समय क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, उन सारी चीज़ों को लेकर के बाद में बात कर सकते हैं। अभी इस तरह की डिटेल जो थोड़ा सा मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास हमने कहा कि इसको थोड़ा अलग अलग इसको सेग्रीगेट करना चाहिए कि अलग अलग एरिया में, ताकि जो बच्चे जहाँ फंसे हैं कि वो उनका सेफ पैसेज क्या हो सकता है, किस तरीके से वो वहाँ से वो बाहर निकल सकते हैं, किस कंट्री में जा सकते हैं, क्योंकि जो 4 कंट्री जो उनके एडजॉइनिंग में हैं, यूक्रेन के साथ जो लगती हैं, तो उसमें कहाँ से उनका सेफ पैसेज हो सकता है, जहाँ सेफ्टी ज़्यादा है वही रूट हमको अपनाना चाहिए। और इसके लिए हमारी केंद्र सरकार वहाँ की एम्बेसी के साथ जो है वो मिल करके बात कर रही है कि जहाँ से सुरक्षित हो करके बच्चे निकल सकते हैं। देखिए, मैं इस बारे में अभी मैं इतना कह रहा हूँ कि हमने आधिकारिक स्तर पर अधिकारियों से बातचीत की है, मेरे चीफ सेक्रेटरी अधिकारियों से बात की, मैंने मंत्री से बात की, और बातचीत करने के बाद उनका कहना यही है कि जो बेस्ट पॉसिबल है, क्योंकि अलग अलग एरिया की अलग अलग सिचुएशन है वहाँ पर इस वक्त, और उसमें कैसे हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स कर रहे हैं बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए, लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए, तो वो एक बहुत बड़ी लंबी डिटेल है। तो मैं समझता हूँ कि आपको विश्वास करना चाहिए, जब बच्चे हमारे जो है, जिसका नंबर हमारा 309 बच्चे वहाँ से वापस होकर के भारत आ गए हैं, हिमाचल आ गए हैं, तो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। जो 149 बच्चे जो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ पर रहे हैं वो भी आ जाएंगे। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रस्तुत बजट को जनहितैषी करार दिया है। बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सर्वसमावेशी बजट प्रस्तुत किया है। बजट में सभी वर्गों को राहत प्रदान की गई है। विशेष तौर पर मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना की शुरुआत आम जन के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि मोबाइल वैन में एक डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और कुछ टेस्टिंग सुविधाएं रहेगी और घर घर जाकर मोबाइल वैन लोगों का उपचार करेगी। वहीं विपक्ष द्वारा बजट को लेकर की जा रही आलोचना की रणधीर शर्मा ने कड़े शब्दों में निंदा की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट से सभी वर्गों को राहत प्रदान की गई है। ये बात राज्य आपदा प्रबंधन एवं प्राधिकरण बोर्ड के वाइस चेयरमैन एवं पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने टूरिज्म के होटल लैक्यू कैफे में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। कांग्रेस नेताओं द्वारा बजट को लेकर की जा रही आलोचना की रणधीर शर्मा ने कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि विधायक निधि में भी बढ़ोतरी की गई है, कम से कम उसके लिए तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद करते थे। उन्होंने कहा कि ये जनहितैषी बजट है और गांव और गरीब का बजट है। ऐसे जनहितैषी बजट की केवल और केवल राजनीति चमकाने के लिए निंदा करना कदापि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जनहितैषी बजट प्रस्तुत करने के लिए मुख्यमंत्री को भाजपा की ओर से साधुवाद एवं हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट रहने के बावजूद सरकार ने बेहतर आर्थिक प्रबंधन करके बजट को पेश किया है। यही नहीं, प्रति व्यक्ति आय 2,01,854 रुपए है, जो कि राष्ट्र स्तर की प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले कहीं अधिक है। लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने इस साल 30,000 नौकरियां सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध करवाने का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश के गरीबों के हित का बजट है, गांव के विकास करने का बजट है। गांव और गरीब, उसका ध्यान इस बजट में रखा गया है और ऐसे जनहितैषी बजट की निंदा करना, आलोचना करना कहीं न कहीं कांग्रेस नेताओं की बौखलाहट का प्रदर्शन है। उनको लगता है इस बजट में जो प्रावधान किए गए, जिस तरह से लोगों को राहत दी गई है, यहाँ तक कि 7 यूनिट तक बिजली माफ कर दी गई, उसके बाद बिजली के रेट आगे कर दिए गए, ऐसे अनेक राहत देने वाले कामों से उनकी जमीन खिसक रही है। इससे बौखलाहट में आकर वो इस तरह की आलोचना कर रहे हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। और हमारा मानना है
कि कम से कम कांग्रेस पार्टी के विधायकों को इस बजट की अगर पूरी तरह प्रशंसा नहीं कर सकते तो उनकी जो विधायक निधि में बढ़ोतरी हुई है वो तो उन्होंने भी खर्च करनी है। जो विधायकों की ऐच्छिक निधि में बढ़ोतरी हुई है वो तो उन्होंने ही बांटी है। कम से कम उसके लिए तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें, आभार प्रकट करें और इतना अधिक बौखलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे देश में आगे बढ़ रही है और जिस तरह का इन कोरोना परिस्थितियों में हमारी सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है, जो राहत जनता को दी है, उसके दम पर हम विश्वास से कहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पीठ करेगी। पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सक्षम नेतृत्व में जन सेवा के लिए समर्पित प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में सभी वर्गों की समान विकास के लिए समुचित प्रावधान किया है। विशेष तौर पर कृषि, पशुपालन व ग्रामीण विकास के लिए बजट में प्रमुखता दी गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था को कृषि क्षेत्र ने संबल प्रदान किया है, जो कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई किसान हितैषी योजना के कारण ही संभव हो सका है। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष नेतृत्व में जन सेवा के लिए समर्पित प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में सभी वर्गों के समान विकास के लिए समुचित प्रावधान किए हैं। विशेष तौर पर कृषि, पशुपालन और ग्रामीण विकास के लिए बजट में प्रमुखता दी गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था को कृषि क्षेत्र ने संबल प्रदान किया है, जो कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई किसान हितैषी योजनाओं के कारण ही संभव हो सका है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के परिणाम बहुत ही उत्साहवर्धक रहे हैं और प्रधानमंत्री द्वारा भी इस क्षेत्र में हिमाचल के प्रयासों को सराहा गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को बाजार से सीधा जोड़ने के लिए किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ का गठन किया जा रहा है। आगामी वर्ष में 20 और एफपीओ गठित करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 10 केवल प्राकृतिक कृषि पर आधारित होंगे। उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए 2022-23 के बजट में 583 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से किसानों की आय में आशातीत बढ़ोतरी के साथ ही उनकी खुशहाली की नई राहें प्रशस्त होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 4 वर्षों में दुग्ध उत्पादन से जुड़े परिवारों के हितों की रक्षा के लिए दूध खरीद मूल्य में 7 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि शिमला के दत्तनगर और मंडी के चक्कर में प्रतिदिन 50,000 लीटर क्षमता के 2 मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट शुरू करने, पशुपालकों की सुविधा के लिए 44 मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस चलाने के लिए 7 करोड़ रुपए और ग्रामीण बैकयार्ड भेड़ विकास योजना के अंतर्गत 2000 भेड़ इकाइयां स्थापित करने के लिए 12 करोड़ रुपए के प्रावधान से पशुपालकों की आर्थिकी और सुदृढ़ होगी। रेणुका विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक विनय कुमार ने मुख्यमंत्री द्वारा पेश बजट को निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि बजट से प्रदेश की जनता और कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन बजट से हर वर्ग को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के वेतन में 200 रुपए से लेकर 500 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा डालने के समान है। उन्होंने कहा कि बजट में पुलिस कर्मियों की मांगों और पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया गया है। देखिए, ऐसा है कि संतुष्टि की बात तो ये है कि इस बजट में ऐसा कुछ था ही नहीं जिससे हम संतुष्ट हो सके, और चुनावी बजट था, मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास मुख्यमंत्री जी ने किया। तो ऐसे महंगाई के दौर में मैं ये समझता हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी ने 200, 500 रुपये हर कर्मचारियों के बढ़ाए हैं, तो वो कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि आज की डेट में खर्चा इतना है और महंगाई इतनी है कि आपका गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल है। और कुछ वर्ग ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल अछूते रखे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस के कर्मचारी आपके घर में भी आए थे, आपने उनको न्योता भी दिया था, और आपने उनकी एक भी डिमांड इस बजट में नहीं रखी। पुलिस वाले आपसे बहुत आशाएं रखी हुई थी और उनका आपने कोई कार्य नहीं किया।
उसके बाद पिछले 2 दिन पहले ओपीएस के लोग आपसे मिलने विधानसभा आए थे और लगभग 35 से 40 हज़ार आदमी, इतना बड़ा जो दस्ता था वो आपसे मिलने आया, पर आपने नहीं चाहा उनसे मिलना और आप उनको मिलने तक नहीं गए और आपने इस बजट में भी कोई प्रावधान नहीं किया। एसएमटी टीचर्स जो कई वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, उनका बहुत अहम रोल है। उनके बारे में आपने सिर्फ केवल इतना बताया कि हम प्रयास करेंगे, सोचेंगे कि उनकी पॉलिसी बनानी है कि नहीं बनानी है। उनके लिए भी आपने कुछ नहीं सोचा। तो ऐसे किसान हैं, हमारे बागवान हैं, आपने उनके उत्थान के लिए कोई ऐसा बजट में प्रावधान नहीं किया है। हाँ, ये आपने प्रयास ज़रूर किया है कि मैं जितना हो सके उतना हर कर्मचारी को छू के आपने 400-400, 500-500 रुपये बढ़ाने की कोशिश ज़रूर की है, पर मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने मेन चीज़ों को नहीं छुआ है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में आपके पास स्टाफ नहीं है, आपके पास शिक्षा के संस्थानों में स्टाफ नहीं है, आपके पास स्वास्थ्य में स्टाफ नहीं है, आपके पास बिजली विभाग में स्टाफ नहीं है, आपके पास आईपीएच में स्टाफ नहीं है, पीडब्ल्यूडी में स्टाफ नहीं है। उन चीज़ों का आपने जिक्र तक नहीं किया। आप ये बोलते हैं कि 30,000 नौकरी देंगे। आपने यही शब्द पिछले बजट में भी 30,000 नौकरी देने के किए थे, पर आपने कितने हज़ार नौकरी दी, ये प्रदेश की जनता भी जानती है और आप भी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपने मेरे क्षेत्र में अगर मैं बात करूंगा, रेणुका डैम प्रोजेक्ट बहुत बड़ा 7,000 करोड़ का बजट बांध है जो बनने जा रहा है, उसका आपने जिक्र तक नहीं किया। आपने उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी से करवाया, पर आपने शिलान्यास बिना बजट के करवा दिया। अब अभी तक ऑस्टीज को पैसा नहीं मिला है, कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। सभी ऑस्टीज कोर्ट में गए और कोर्ट में उन्होंने केसेस किए हैं सरकार के खिलाफ। आपकी सरकार अभी तक बचती आ रही है, सिर्फ ये कहते हुए कि आ रहा है पैसा, आ रहा है, पर अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। अमूमन होता ऐसा है कि शिलान्यास तब होता है जब आपके पास बजट का प्रावधान हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि पूरे सिरमौर जिला, हमारे सिरमौर जिला के लिए ऐसी कोई सौगात नहीं है जो आपने इस बजट में दी है। और अनाज मंडियों की भी मैं बात करना चाहूँगा कि आपने 2-3 अनाज मंडियों को स्थापित करने की बातें की है। हमारा बहुत बड़ा एरिया पौंटा साहिब नाहन, जो प्लेन एरिया जहाँ भारी मात्रा में गेहूं, चावल, ये सारी चीज़ें होती है, पर आपने अनाज मंडी के लिए भी कोई जिक्र पौंटा साहिब या नाहन के लिए नहीं किया। सुलभ अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा नई दिल्ली में अपने 52वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिमला के अरुणोदय को सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि कौन बनेगा करोड़पति में अपनी पहचान बनाने वाले हिमाचल के अरुणोदय को आज पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने कार्यक्रम में 12,50,000 रुपए की राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अरुणोदय को स्वच्छता के क्षेत्र में सुलभ के साथ जुड़ने के लिए भी आशीर्वाद दिया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर कामेश्वर नाथ, उपकुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और अरुणोदय के हुनर की सराहना की। कार्यक्रम को बाबा स्वामी रामदेव ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर अरुणोदय के परिजनों ने डॉक्टर पाठक को हिमाचली टोपी और शॉल भेंट की। जिला सोलन के धर्मपुर ब्लॉक की आशा वर्कर्स ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आशा वर्कर्स की मानदेय बढ़ोतरी पर आभार जताया है। आशा वर्कर्स का कहना है कि प्रदेश सरकार ने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको राहत ना मिली हो। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि आशा वर्कर्स की स्थायी नीति की मांग को मुख्यमंत्री प्रमुखता से केंद्र सरकार के समक्ष रखे। जिला सोलन की धर्मपुर ब्लॉक की आशाओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का मानदेय बढ़ोतरी करने के लिए आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है और कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको राहत ना मिली हो। आशा वर्कर्स ने अपने मुद्दों को 8 फरवरी 2022 को भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश के माध्यम से उठाया था, जिसे लेकर सरकार द्वारा राहत प्रदान की गई है। सभी आशाओं में खुशी साफ देखी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश आशा कार्यकर्ता संघ की अध्यक्ष अनीता कुमारी, महामंत्री शशिलता, प्रदेश सचिव सुमन सदल द्वारा आशा के मानदेय में 1825 रुपए की बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद प्रकट किया गया।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जब से आशा को नियुक्त किया गया है, सिर्फ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में ही आशा का मानदेय बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश आशा कार्यकर्ता संघ की अध्यक्ष अनीता कुमारी ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश की सभी आशा बहनों के लिए एक खुशी की लहर उनके भविष्य को लेकर जागी है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की समस्त आशा की तरफ से हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में आशा फैसिलिटेटर की नियुक्तियां भी 100% आशा कार्यकर्ता के मध्य से ही होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आशाओं की स्थायी नीति की बात केंद्र सरकार के समक्ष रखें। एचपी की सभी आशाओं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने आशा वर्कर का 1825 रुपये में बढ़ोतरी करी है और उनकी सरकार के तहत हमारे पहले 1700 रुपये बढ़े हुए थे और अब 1825 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और साथ में मैं भारतीय मजदूर संघ से संबंधित आशाओं का भी धन्यवाद करती हूँ जो 8 फरवरी को हमारी जेसीसी हुई थी और उसी के ही परिणाम स्वरूप हमने जो 26 सूत्री मांग पत्र दिया था उसमें हर वर्ग के तहत सभी वर्गों को जयराम जी ने अपने इससे लाभान्वित किया है। और मैं एक बार फिर तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस बार आशा वर्कर का 1825 रुपये की बढ़ोतरी करी है और साथ में जो उन्होंने आशा फैसिलिटेटर जो आशाओं में से ही नियुक्त की जाएगी उसकी भी घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में गुठलीदार फलों में इन दिनों फ्लावरिंग का दौर शुरू हो गया है। फ्लावरिंग के लिए मौसम अनुकूल होने से फल सेटिंग की संभावना भी अच्छी बनी है। वहीं सर्दियों के मौसम में अच्छी बारिश और बर्फबारी होने से इस बार बागवानों को बम्पर फसल होने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में गुठलीदार फलों में इन दिनों फ्लावरिंग का दौर जोरों पर है। इन दिनों फ्लावरिंग के लिए मौसम अनुकूल होने से फल सेटिंग की संभावना भी अच्छी है। आने वाले दिनों में मौसम अनुकूल रहने की सूरत में फसल आशा अनुरूप होने की उम्मीद है। इस बार सर्दियों के मौसम में बारिश और बर्फबारी किसानों की उम्मीद अनुसार हुई है, जिससे भूमि में पर्याप्त नमी भी है और पौधे को भी आशा अनुरूप ठंडक मिली है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में करीब 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पलम की बागवानी की जाती है और पलम की करीब 25,000 टन पैदावार होती है। मीडिया से मुखातिब होते हुए बागवानों ने बताया कि इस वर्ष बारिश और बर्फबारी अच्छी हुई है, जिससे भूमि में आशानुरूप नमी है। उन्होंने कहा कि पलम पैदा करने वाले क्षेत्र दत्तनगर, बायल, निरसू, निरमंड आसपास में इस बार फसल अच्छी होने की उम्मीद है। दत्तनगर, निरसू और जो ये बायल है, इस जगह में फ्लावरिंग प्लम की अच्छी हुई है, खुरमानी की भी अच्छी हुई है और जो हो रही है। हमें विश्वास है कि इस वर्ष जो है अच्छी फसल होगी और अच्छा लोगों को इसका पैसा मिलेगा। जो मौसम तब बिल्कुल अनुकूल रहा है, बारिश भी ठीक हुई है, बर्फ़ भी चोटी में खूब आया है, तो पूरा मॉइस्चर इस बार हमारी ज़मीन पर रहेगा। हमारे यहाँ पे इस बार प्लम बहुत बढ़िया है, फ्लावरिंग अच्छी है। अब मक्खियाँ आएगी तभी हो पाएगा, बाकी मौसम तो अभी फ़िलहाल ठीक है, बढ़िया है। इस बार बहुत अच्छा है, पिछले साल के मुकाबले बहुत बढ़िया है। इस बार जो बर्फबारी और बारिश हुई है काफ़ी अच्छी हुई है और हमारी जो ज़मीन है इसमें नमी भी काफ़ी है, तो हमको इस बार लग रहा है किसानों को कि इस बार जो फ्लावरिंग हुई है वो बहुत अच्छी हुई है, अच्छी फसल आने की उम्मीद है। और हम लोग इस बार यही आशा में है, यही उम्मीद में है कि हमारे को इस बार फसलों के दाम काफ़ी अच्छी मिलेंगे। विषय विशेषज्ञ उद्यान विभाग डॉक्टर अश्वनी ने बताया कि गुठलीदार फलों में आजकल फ्लावरिंग जोरों पर है। इस बार सर्दियों में बर्फ और बारिश भी अच्छी हुई है, जिससे भूमि में काफी अच्छा मॉइस्चर है और फ्लोरिंग भी अब तक मौसम अनुकूल होने के कारण सही चल रही है। कि इस बार जो है आजकल जो है प्लम बादाम में जो है आजकल फ्लोरिंग चली है और मौसम जो है इस बार अनुकूल रहा है इन फसलों के लिए। अगर आगे भी मौसम सही रहता है तो सेटिंग के दौरान तो फसल अच्छी होने की उम्मीद है। इस बार पर्याप्त नमी है और चिलिंग रिक्वायरमेंट भी पूरी हो चुकी है इस वक्त। बिलासपुर उपायुक्त पंकज राय ने भारत स्वच्छ अभियान के तहत जिला बिलासपुर में चलाए जा रहे खेल खेल में स्वच्छता का पाठ कार्यक्रम के अंतर्गत खंड विकास स्वारघाट के राजकीय प्राथमिक पाठशाला दगड़ाहन का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल में वेस्ट प्लास्टिक से बनाए गए गमलों,
ईंटों और लघु वाटिका का अवलोकन किया। इस अवसर पर स्कूल में किए जा रहे कार्य की सराहना करते हुए उपायुक्त ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण और वेस्ट प्लास्टिक के निष्पादन का बेहतरीन और सकारात्मक प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्कूल के छात्र, अध्यापक और एसएमसी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी आह्वान किया कि स्कूल में इस कार्यक्रम को यथावत जारी रखा जाए और वेस्ट प्लास्टिक से बनाई जा रही ईंटों का प्रयोग गांव के दूसरे क्षेत्रों में भी किया जाए। उन्होंने इस दौरान आंगनबाड़ी टाली का भी निरीक्षण किया और छोटे बच्चों से वार्तालाप की। इसके अतिरिक्त प्राथमिक पाठशाला दगड़ाहन की कक्षाओं में जाकर भी बच्चों को इस पुनीत कार्य के लिए जागरूक और प्रेरित किया। उन्होंने स्कूल के उस स्थान का भी निरीक्षण किया जहां पहले डंपिंग साइट थी और जहां अब एक लघु वाटिका विकसित की गई है। उन्होंने स्कूल के साफ, स्वच्छ और सुंदर वातावरण की भी सराहना की। उपायुक्त ने कहा कि जिला में 15 अगस्त 2021 से खेल खेल में स्वच्छता का पाठ कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके तहत स्कूलों में बच्चों को वेस्ट प्लास्टिक से खिलौने व अन्य सामग्री के साथ साथ गीले और सूखा कूड़ा पृथक करना भी सिखाया जाता है। इससे पूर्व उन्होंने ग्राम पंचायत टाली के 5 लाख से निर्मित होने वाले अतिरिक्त कमरे का भी निरीक्षण किया। स्कूल का दौरा एक हमने डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में खेल खेल में स्वच्छता का पाठ का एक कार्यक्रम चलाया है और उसी संदर्भ में कोई 3 दिन पहले हमारी सभी स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल और जो नोडल ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल डाइट और डिप्टी डायरेक्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी जो हम महीने में एक बार करते हैं। तो उसमें ये बताया गया कि डगरान स्कूल का जो प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया है और मैं आज नैना देवी जा रहा था ट्रस्ट की मीटिंग के लिए, तो मैंने समझा कि अगर बच्चों ने अच्छा काम किया तो मैं इसको स्वयं देखूं और मुझे यहाँ के बड़ा अच्छा लगा जिस ढंग से मैं प्रिंसिपल जो यहाँ पे पुष्पराज जी हैं और जो इनके साथ दूसरी टीचर हैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और जिस तरह से स्कूल को इन्होंने जिस तरह से स्कूल में इन्होंने सफाई रखी है और जो डेकोरम मेंटेन किया है, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। और जैसे मुझे प्रिंसिपल डाइट ने बताया कि इस तरह के अरेंजमेंट्स जो हैं बाकी स्कूल्स में भी हैं। मैंने आंगनबाड़ी सेंटर का विजिट किया तो अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे। मैं इनको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसा अच्छा चलता रहेगा। दूसरा, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं और जो एसएमसी है, जैसे मुझे बताया गया कि उन्होंने जो एक हॉटस्पॉट होता था जो मैंने अभी देखा आपके सामने, वो क्लीन किया है और लोगों की बड़ी सपोर्ट रही है। तो मैं आह्वान करता हूँ, ग्राम पंचायत की प्रधान भी यहाँ पे हैं और बाकी जो वार्ड मेंबर्स या जो भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, खासकर महिलाएं, कि आप जो हैं जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो कूड़े को अच्छे से निष्पादन करने का जैसे आप कर रहे हैं वैसा ही करिएगा और जिला प्रशासन से जो आपको मदद चाहिए होगी हम पूरी देंगे। और जैसे यहाँ पे जो प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यहाँ पे बच्चे जो हैं खेलों में भी काफ़ी आगे हैं, तो इन्होंने कुछ एक बैडमिंटन कोर्ट या इंडोर की बात की है, उसमें भी हम देखेंगे कैसे इनकी मदद कर पाएंगे। मैं इनके जो प्रिंसिपल हैं और यहाँ के जो पंचायत प्रधान और बाकी सभी लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने इतना अच्छा अरेंजमेंट स्कूल के आसपास किया है और इसको कंटिन्यू करेंगे, ऐसी उम्मीद है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।